हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका अपना समीर सर लेकर आया हूं नीट 2021 सॉल्व्ड केमिस्ट्री कंप्लीट 50 क्वेश्चंस जो लगे हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे लेकर आया हूं आपके लिए। नीट के 2021 2021 2020 सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहीं पर क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे उसको लगाना है। शुरू करते हैं। कहाँ आया था? नीट 2021 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लगा सकते हो अगर कंप्लीट एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी हो। क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब वो मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। वो कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? डिस्टिलेशन। पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो भी आती है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो भी आती है वो एनसीईआरटी के अंदर से आती है। आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ये सारे आंसर्स एनसीईआरटी में हैं। एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी से ही आपको ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है। वो बॉइलिंग पॉइंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से मेटल्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है आर डिस्टिल्ड फॉर रिफाइनिंग, आर डिस्टिल्ड फॉर रिफाइनिंग। तो आंसर क्या है हमारा? डिस्टिलेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली स्टेटमेंट कहता है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. Actinoid contraction is greater for element to elements than lanthanoid contraction. अब एक एक पॉइंट समझाता हूं। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस। ये तो स्टेटमेंट यहीं पर ही गलत है, क्योंकि कलरलेस नहीं, कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। ये पहली स्टेटमेंट गलत है, यहीं से ही पता चल गया हमारा आंसर ए है। बाकी भी चेक कर सकते हो। लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल। हाँ, एक्टिनॉइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट। हाँ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। तो हमारा पहला आंसर है ए। ये कहां आया था? नीट 2021। क्लियर है? आसान है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, पूरी की पूरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या बोला उसने? 2 ब्रोमो पेंटेन। हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। HX का जो रिमूवल होगा
तो पेंटुइन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटुइन। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से कि यहां से ये हटा और अब ये बन गया आपका एक, क्या बन गया? एक कार्बोकटायन। अब जब ये कार्बोकटायन बन गया तब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या हुआ, हमने यहां से H रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया? H रिमूव कर दिया। जब हमने H रिमूव कर दिया तो हमारा क्या रिमूव हो गया? HBr रिमूव हो गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या करिए हमने? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डबल बॉन्ड कहां आएगा? इस पोजीशन पे। यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब जब यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तब हमारा कंपाउंड क्या बना? पेंटुइन। क्या बना? पेंटुइन। बहुत सारे बच्चे पूछते सर यहां पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? अगर यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा तो वो, अब यहां पर डबल बॉन्ड बनने की जो पॉसिबिलिटी है, अब उसमें भी दो केसेस हैं। दो केसेस क्या क्या हैं? यहां पर अटैक होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? अटैक होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री, अब इसमें वो बोल रहा है पेंट टू इन। पेंट टू इन मतलब यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर नहीं। तो यहां पर अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब वो लीस्ट स्टेबल है। हाईली स्टेबल किस पोजीशन पे है? इस पोजीशन पे है। तो ये कौन सा रूल है? ये सेट्जेफ रूल है। क्लियर है? ये ऑर्गेनिक, मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज, इसमें से सही बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो किसको है? सबसे, अब तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा इस वाले केस में CH3F सबसे ज्यादा है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। फिर इस वाले केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे CH3F कम है CH3Cl से, मतलब CH3Cl ज्यादा है। CH3Br, CH3Cl से CH3Br ज्यादा है। और CH3I, यहां पे CH3Br ज्यादा है। CH3Cl सबसे ज्यादा, CH3F, CH3Br, CH3I। अब यहां पे कम है। सारे सिनेरियो में वो कह रहा है CH3I जो कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो ऐसा कह रहा है इस केस में, फोर्थ में। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी? शॉर्टर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। क्या बोला? जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। शॉर्टर द बॉन्ड हायर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एंथैल्पी लगेगी। अब हमने पढ़ा है फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। यहां पे क्या पढ़ा है हमने? फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे छोटा है। हमने पढ़ा है शॉर्टर द बॉन्ड shorter the bond higher will the enthalpy। क्लियर? जितना छोटा बॉन्ड होगा, शॉर्टर द बॉन्ड हायर विल बी द एंथैल्पी। और हां, जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रॉन्ग, जोड़ के रखने वाला बॉन्ड होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? डी एंड एफ से अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस लगा चुके हैं। कितने? 2 क्वेश्चंस हम
लगा चुके हैं। अब क्या कह रहा है, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जो जिरकोनियम एंड हाफनियम है उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एक जैसा है। क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4d एंड 5d, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4d एंड 5d के पास सिमिलर साइज होते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4d एंड 5d के जो साइजेस होते हैं वो सेम होते हैं। तो आंसर है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहां आया है, नीट 2021। सारे क्वेश्चंस नीट 2021 के ही कर रहे हैं। ये क्लियर है, एक बार देख लो। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4d और ये जो जिरकोनियम है 4d एंड हैफनियम है 5d में लाई करते हैं। तो हैव अ सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्योंकि उन दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट सेम है। किसकी वजह से? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। कितनी देर की फ्रीक्वेंसी? 1368 किलो हर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लास 11th का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत आसान है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। अगर लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, हमसे उसने वेवलेंथ पूछी है तो हमें सी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी जिसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हर्ट्ज में। 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। और इस चीज का ध्यान रखना, आपको जो डेसिमल है यहां पर अगर आप ध्यान देखोगे आंसर को ढंग से, तो ये देखो ये ऑलमोस्ट सेम है। 219.2 मीटर, 219.3 मीटर, 219.2 मीटर एंड 219.3 मीटर। तो हमारा आंसर, अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 219.3 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। 6 क्वेश्चन में हार्डली आपको 10 मिनट से भी कम लगने चाहिए। ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम परसिस्ट होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परसिस्ट होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, कोई एक रिएक्शन है वो ए से बी में जा रही है। द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज 4.2 किलो जूल पर मोल। जो हीट, जो एंथैल्पी, जो रिएक्शन के लिए जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए जो एंथैल्पी बता रहा है वो -4.2 किलो जूल पर मोल बता रहा है। एंड द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब उसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, दैट इज 9.6 किलो जूल। दैट इज 9.6 किलो जूल। तो रिएक्शन कैसी है? माइनस है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अब उसने पूछा है द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज। ये जो आपको कर्व दिख रहे होंगे, अगर कर्व में प्रॉब्लम है, ये नजर नहीं आ रहे तो आपको जूम कर देता हूं। अब दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं चारों कर्व? अब दिख रहे हैं चारों कर्व जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के हैं। अगर अभी भी किसी को नजर आने में प्रॉब्लम है तो मैं यहां पर बना देता हूं। ये कर्व कुछ ऐसे हैं।
ये कर्व है ऐसे, ये कर्व है बिल्कुल सिमिलर, ये कर्व बढ़ रहा है, ये कर्व ऐसे। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एंथैल्पी मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो कहीं ना कहीं जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कम हो रही है, पहले रिएक्शन ए थी, ए से बी में जा रहा है, अगर ए से बी में जा रहा है तो अगर आप इसको देखोगे आप कहोगे सर इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है, ये ए बढ़ रहा है फिर बी घट रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए से बी एनर्जी में बहुत कम चेंज आया है, -4.6 किलो जूल पर मोल। आंसर इज ए। कहां आया था, नीट 2021 में, सारे क्वेश्चन नीट 2021 में। क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें से कौन सा पॉलीमर प्रिपेयर होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए पढ़कर जाओ, क्योंकि जेई में भी एक बार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 2 क्वेश्चन लगे थे। केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ से 2 क्वेश्चन जेई में लास्ट टू लास्ट ईयर आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको एक बार क्विक रिवीजन करके जाना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो आंसर बहुत आसान है, टेफ्लॉन। एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो था CF2 डबल बॉन्ड CF2 विच इज टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसकी अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। क्या बन जाएगा, इसकी अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। तो आंसर क्या है, टेफ्लॉन। पढ़ लेना, हार्डली आपके पास 24 to 25 पॉलीमर्स हैं जिसको आपको पढ़ना है बस। छोटा चैप्टर है, कम टाइम कंज्यूम करेगा। ये सारे आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं यहीं पर ही आपके आंखों के सामने। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, ये तो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म वो आइसोमर है जिसके आइदर साइड पे बीच में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके आइदर साइड पे, उसकी आइदर साइड पे जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सेम या फिर उसके डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे ROR, R, COR, इसमें आप देख सकते हो ROR और R COR में, मतलब ये O तो ये CO और O तो वहीं के वहीं रहेगा, बस इसमें चेंजेस आ सकते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। अब हमारे पास 4 कंपाउंड्स हैं, C3H6O, कौन कौन से, C3H6O, C3H5O, C4H10O, C5H12O। मिनिमम 4 कार्बन तो आपको रिक्वायर्ड है ही मेटामेरिज्म शो करने के लिए। कितने, मिनिमम 4 कार्बन तो आपको रिक्वायर्ड है ही मेटामेरिज्म शो करने के लिए। तो आपको मिनिमम, अगर मैं इसको उठाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3। क्लियर। अब CH3 इसका और आइसोमर्स क्या हो सकते हैं, CH3 O CH2 CH2 CH3। क्लियर। इसमें देखो अगर आप आइदर साइड, इसकी आइदर साइड पे, यहां ऑक्सीजन की आइदर साइड पे यहां पर सेम है और यहां इसके ऑक्सीजन की आइदर साइड पे डिफरेंट है। चैप्टर का नाम क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मेटामेरिज्म, जिसमें आइसोमेरिज्म के हमारे अलग अलग पार्ट में मेटामेरिज्म भी आता है। इसके बाद टोटोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन ऑल बनता है, क्या बनता है,
इन ऑल बनता है, इसमें नहीं बनता, वो टॉटोमेरिज्म में बनता है। किसमें बनता है? टॉटोमेरिज्म में बनता है। क्लियर? आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। एक बार कोशिश करो कि क्वेश्चन आप लास्ट ईयर के भी सॉल्व कर सको, वो भी कोशिश करो कि लगाने की कोशिश करो, कितने क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से अमंग ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट, इनमें से एक कोवेलेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इसमें से एक ऐसा है, मैं बता दूं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड है। अब मैं आपको बता दूं, लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम दो ऐसे कंपाउंड्स हैं या दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका क्या पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, जिनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है तो, अगर पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, किसकी वजह से पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है? साइज छोटा होने की वजह से, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सा वाला? बेरिलियम क्लोराइड। कहां आया था क्वेश्चन? नीट 2021। अब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने थोड़े से मुश्किल है, थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने थोड़े से मुश्किल हैं। तो उसके लिए ही आपको ये समझाया जा रहा है कि किस बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो। इसमें से सबसे बोला था वन विच इज द कोवेलेंट, इसमें से बेरिलियम क्लोराइड विच इज BeCl2 इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टूवर्ड्स रिएक्टिविटी। वो कह रहा है जो नोबल गैसेस, they are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them. इसमें से आपको बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली, नोबल गैसेस आर स्पेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं पानी में। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट हैं। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी बिल्कुल सही है कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, हाँ क्योंकि इनर्टनेस है, इनर्टनेस है मतलब क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबल गैसेस वेरी हाई, नो, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं। आंसर इज 1। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी जो कि गलत है। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई, क्लियर, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं वीक या लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनमें डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। जब वीक होंगी डिस्पर्जन फोर्सेस तो नोबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, लग सकता है बहुत आसान, सिंपल। उसने आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरीन, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरीन होगा? एक काम करते हैं ना, इसको जूम कर लेते हैं ऐसे, और क्वेश्चन भी ऊपर रखते हैं। 2,6 डाइमिथाइल, क्या बोला था उसने? 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरीन, क्या बोल रहा है? 2,6 डाइमिथाइल
2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन, यही बोल रहा है। 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन। चलो इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन का है। अब बात आती है सर नेमिंग कहां से शुरू करेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक एक करके बना दूंगा। जिसको नजर नहीं आ रहा है वो एक एक करके डोंट वरी बना दिया जाएगा। ध्यान से देखो पहले आप स्ट्रक्चर्स को, कहां से 2,6 डाई मिथाइल है, क्या है 2,6, पहले देखते हैं 2,6 डाई मिथाइल कहां होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो दिख रहा है 2,6 डाइमिथाइल 2 पे है, 6 पे, यहां पर 6 पे नहीं है, यहां पे 5 पे, इसका हमारा ये ऑप्शन गया। 2,6 2 और 6 दोनों पर है, बट अगर आप 1 2 3 यहां पर आपको जो डबल बॉन्ड मिल रहा है वो 3 पे मिल रहा है, इसका मतलब ये भी गया। 2 पर भी है 6 पे भी है, लेकिन जो डबल बॉन्ड मिल रहा है वो 5 पे मिल रहा है, ये भी गया। तो हमारा आंसर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर अब मैं आपको ब्लू उस येलो से बनाकर अच्छे से दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। 2,6 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है एंड 6 पे मिथाइल है और 4 पे डबल बॉन्ड है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी। क्लियर? क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ना है। इसने मैच द लिस्ट दे रखी है, कह रहा है PCl5 SF6 BrF5 BF3। ये चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स के साथ पता होना चाहिए। इसमें से एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए SF6। कोई एक भी पता होगा तब भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। ऑक्टाहेड्रल होता है, वैसे डिस्टॉर्टेड होता है, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। अब मुझे पता चल गया कि SF6 ऑक्टाहेड्रल है कि B का थर्ड। अब B का थर्ड कौन कौन सा है? B का थर्ड एक तो ये रहा, B का थर्ड एक तो ये रहा, तो B का थर्ड एक तो ये रहा। अब हमारा एक उसमें से एलिमिनेट हो चुका है, कौन सा वाला? हमारा, इसका मतलब ये बी तो बिल्कुल नहीं है, आंसर नंबर बी तो बिल्कुल नहीं है। अब इसमें से एक और शेप पता होना चाहिए, जिस विच इज PCl5। PCl5 की शेप होती है ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। ये P होता है, Cl 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 Cl, ये क्या बना? ट्राइगोनल, और ये रहे तुम्हारे बाय पिरामिडल। PCl5 इज ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। इसका मतलब PCl5 का क्या है? फोर्थ, मतलब A का क्या है? फोर्थ। अब A का फोर्थ कहां कहां है? C में है और D में है, इसका मतलब हमारा A आंसर भी गया, ये भी सही है। अब हमारे पास कितने आंसर्स बचे हैं? अब हमारे पास सर 2 आंसर्स बचे, विच इज C एंड D। अब इसमें से कौन कौन सी शेप्स है? अब हमारे पास बची BF3 एंड BrF5।
अब BF3 बना लेते हैं क्योंकि आसान है। BF3 कैसे बनेगी? BF3 बनेगी ये B, ये F, ये F, ये F, आसान है। तो शेप क्या बनी? कैसी दिख रही है? शेप कैसी दिख रही है? ट्राइगोनल प्लेनर दिख रही है या स्क्वायर पिरामिडल दिख रही है? सर ट्राइगोनल प्लेनर दिख रही है। तो BF3 की शेप कितनी हो गई? इसका मतलब D का कितना है? D का सेकंड है। अब D का सेकंड हमारे पास कहां है? D में। तो आंसर इज D। इस तरीके से आपको मिनिमम एलिमिनेशन करने के लिए भी आपको कुछ के आंसर पता होने चाहिए। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड, किसका क्वेश्चन है? ग्रिग्नार्ड का। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन। एसीटोन कैसा होता है? ऐसा होता है। उसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया? पहले C2H5MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ रिएक्ट किया? C2H5MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये अपने ऊपर लाएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। C2H5MgBr, Mg पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे अटैक करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? थोड़ा थोड़ा CH3CH3O C2H5MgBr। अब क्या कह रहे हैं? सेकंड स्टेप में हमने इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस। अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करने पर जो कंपाउंड बनेगा आपका वो बनने वाला है कुछ इस तरीके का CH3 और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? OMgBr। इसमें आएगा, एक सेकंड, इसमें आएगा OMgBr क्योंकि पॉजिटिव वाला, ये वाला तो कार्बन के साथ अटैच हुआ है। अगर ये वाला कार्बन के साथ अटैच हुआ है तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा C2H5 और यहां लग जाएगा OMgBr और इसकी कर देंगे हम हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा CH3OH C2H5। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ? क्या हुआ इसका आईयूपैक नेम? कितने कार्बन है? क्या है? यह आपका फंक्शनल ग्रुप है। 1, 2 और 3, 4 आपका यहीं पर ही आ जाएगा। तो 2 पे लगा है मिथाइल और 2 पे लगा है ऑल। 2 पे लगा है मिथाइल और 2 पे लगा है ऑल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज। कितना मैक्सिमम टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस झेल सकता है? कितना होता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर? 2200 केल्विन, 1900 केल्विन, 5000 केल्विन एंड 1200 केल्विन। अगर आपने ब्लास्ट फर्नेस को ध्यान से देखा होगा, अगर आपने ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम को भी ध्यान से देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे करके बड़ा सा होता है, यहां पर मेटल क्वेश्चन होता है और यहां पर टेम्परेचर्स होते हैं अलग अलग और सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही होता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे करके। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है उसका? 2170 केल्विन। तो उस हिसाब से अप टू कब कहां तक जा सकता है? 2200 केल्विन। 2170 केल्विन होता है तो अप टू 220 केल्विन इज द आंसर। इसमें कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें आपको पता होना चाहिए बस। ये अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन आया है इक्विलिब्रियम से। कहां से? इक्विलिब्रियम से। क्या कह रहा है? द pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid is 3.27 and 4.77 respectively। क्या दिया उसने? कहा है जो pKb है वो है 3.27 और जो pKa है वो है 4.77। द करेक्ट
ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज, कि इनका जो एसीटेट पीएच होगा, तो अब हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस है। क्या है हमारे पास? एक वीक एसिड है और एक हमारे पास वीक बेस है, और आपको इन दोनों का कंबाइंड पीएच निकालना है। फॉर्मूला क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपने डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है, तो pH इज इक्वल टू 7 + 1/2। pKa कितना है हमारा? 4.77। pKb कितना है हमारा? 3.27। 7 + 1/2 इंटू माइनस कर लो, कितना हो गया? 1.50, 1.5। क्लियर? तो 7 प्लस कितना हो गया? ये 7 प्लस ये हो गया तुम्हारा 0.75, तो आंसर कितना हो गया? 7.75। आंसर इज बी। क्लियर? कहाँ आया था? नीट 2021। देख लो एक बार अच्छे से। फॉर्मूला बेस था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने वीक बेस और वीक एसिड दे रखे हैं। अगर वीक बेस एंड वीक एसिड दे रखे हैं उसने, और दोनों का pKa और pKb दे रखा है, तो उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो। आइडेंटिफाई द कंपाउंड that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolve in alkali। इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ टर्शरी में ही काम एप्लीकेबल है। टर्शरी अमाइन में सिर्फ टर्शरी अमाइन। अब दिख नहीं रहे होंगे आपको, व्हाइट स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको मैं जूम कर देता हूं। थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया? नहीं अभी भी? तो बना देता हूं। क्या है पहला कंपाउंड? पहला है CH3 CH2 NH CH3। दूसरा है CH3 CH2 NH2। तीसरा है CH3 CH2, दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, N CH2 CH3, और यहां पर भी एक लगा है CH3। तीसरा है CH3 CH2, और यहां लगा है NO2। अब ये NO2 है, और NO2 है तो हम तो अमाइन की बात कर रहे हैं। अगर अमाइन की बात कर रहे हैं तो D तो गया। अब A से शुरू करते हैं। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। और मैं पहले बता चुका हूं हिंसबर्ग रिएजेंट 3 डिग्री में एप्लीकेबल होता है, तो आंसर इज 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहां का क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ नहीं होता अगर 1 मिनट भी लग रहा है समझने में। क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। द मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl CH3CONA at infinite dilution are 126.45। NaCl का कितना दिया उसने? 126.45। सारा जो आंसर लगेगा हमें, सारा का सारा टाइम जो लगेगा वो सॉल्व करने में लगेगा।
HCl दे रखा है कितना 426.16 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा CH3CON कितना दे रखा है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब वो कह रहा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, उसने हमें तीन चीजें की वैल्यू दे दी और हमसे क्या पूछा CH3COOH पूछा है। तो हमको इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा CH3COH आ जाए। कैसे कि हमें अब ये दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएंगे, ये आयनिक फॉर्म बन जाएगी। कौन कौन सी, लैम्डा इन्फिनिट डाइल्यूशन है तो Na प्लस Cl माइनस। तीसरा लैम्डा H प्लस Cl माइनस। इन्फिनिट डाइल्यूशन CH3COO माइनस Na प्लस। क्लियर? इस तरीके से इसको तोड़ लेना है। अब जब हमने तोड़ लिया इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा जो आंसर है वो CH3COH है। तो ध्यान से देखना, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, किस पे, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे। अब हमें इसमें से क्या नहीं चाहिए, अब इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, CH3COO माइनस H प्लस। अगर आप इसको इस तरीके से तोड़ोगे तो ये चीजें चाहिए हमें, CH3CO माइनस और H प्लस। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें Na नहीं चाहिए, तो हम इसमें से Na को रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर है क्वेश्चन, यहां रहो NaCl। अब बचा क्या, CH3CONa हो गया, NaCl हो गया, और चाहिए हमें HCl, Cl माइनस। आपको मैं इसको बोर्ड में करके दिखाता हूं अच्छे से। अब हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको CH3COOH का इन्फिनिट डाइल्यूशन मांग रहा है, ये वैल्यू मांगी है। अब इसको अगर आप तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से टूटेगा, CH3 इन्फिनिट डाइल्यूशन में CH3COO और इन्फिनिट डाइल्यूशन का H प्लस। हमें तीन वैल्यूज दे रखी थी उसने, किस किस की, CH3COO माइनस, पहला था Na प्लस। अब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें Na नहीं चाहिए सर, हमें CH3CO चाहिए। हम इसमें से Na रिमूव कर देंगे तो हम माइनस कर देंगे, ठीक। हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या, हमें H चाहिए, तो हमें तीसरा कौन सा दिया था उसने, HCl दिया था, H प्लस प्लस Cl माइनस। अब प्लस माइनस Cl कैंसल, माइनस Na प्लस Na कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या, H प्लस और CH3COO माइनस। क्लियर है, देख लो, समझ आया। वापस आते हैं क्वेश्चन में, हमें चाहिए नहीं था तो उस हिसाब से हम सारी वैल्यूज रख देंगे 126.45। अब मैं तुम्हें पूरा इसे दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्या रखा था, हमने रखा था CH3CONa। CH3CONa की हमें वैल्यू दे रखी है 91, कितनी दे रखी है 91। हमने उसमें से क्या नहीं चाहिए था, हमें Na नहीं चाहिए, तो हमने Na उसमें से माइनस कर दिया, विच इज माइनस 126.45। हमें क्या चाहिए था, हमें HCl चाहिए था, HCl की वैल्यू कितनी थी 426.1, तो हमने उसमें से ऐड कर दिया 426.16। इसको सॉल्व कर लो, आपके आंसर आपके सामने है। क्लियर है, क्लियर कर लिया होगा अब तक तो। 390.71 is the answer, Simon सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन emits which of the following particles
ट्राइटियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम तीसरा आइसोटोप है। क्या है? तीसरा आइसोटोप है। किसका? हाइड्रोजन का। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पार्टिकल एमिट होगा, अल्फा होगा, गामा होगा, न्यूट्रॉन होगा या बीटा माइनस होगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो सबसे कम एनर्जी एमिट करता है, एमिट लो एनर्जी। और सबसे कम यहां पर एनर्जी किसकी है? अल्फा, गामा, न्यूट्रॉन या फिर बीटा, बीटा माइनस की यहां पर सबसे कम एनर्जी है। तो ये एमिट वो पार्टिकल ट्राइटियम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पढ़ लो अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होनी ही चाहिए। क्या कह रहा है वो? इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है जिसमें से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी ही होगी। जूम कर देता हूं उनके लिए जिनको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ये दिख रही है? अब तो दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट तो होनी चाहिए मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो रही है, ये डिसोसिएट हो रहे हैं, ये भी, ये इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक की जगह दूसरी जगह। अगर आप इसको देखोगे Cr2O3 + 2Al, Al के साथ O आ रहा है, क्रोमियम अकेला और डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है मिनिमम या नहीं हो रही है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी ही होगी, वो डिस्प्लेस तो करेगा ही करेगा। ए इज द आंसर। मेटल डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे तो Cl Fe के साथ जा रहा है तो नॉन मेटल हो रहा है। क्या क्वेश्चन पढ़ो, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, उसने हमें 2 स्टेटमेंट दी हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। मैंने इसी क्लास में आपको बोला था कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें प्रॉब्लम परसिस्ट होती हैं, इसलिए एक बार क्विक रिवीजन पे रखना ही रखना। क्लियर है? पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिवन बिलो, उसने हमको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। कौन कौन सी? कहता है एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक्स एंड एनाल्जेसिक। क्या कह रहा है? नार्कोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स की एस्प्रिन एंड स्टेटमेंट उस क्लास से बिलोंग करते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। उसने एक और स्टेटमेंट दी हमें, इसमें 2 स्टेटमेंट दी। इसमें उसने एक में एस्प्रिन और पैरासिटामोल का नाम लिया, दूसरे में उसने मॉर्फिन एंड हीरोइन का नाम लिया। कह रहा है एक नार्कोटिक से है, एक नॉन नार्कोटिक से बिलोंग करता है। अब उसने पूछा है इसमें से कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या पहली सही है दूसरी गलत है? द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। पहली गलत है, दूसरी सही है, वो इनकरेक्ट है, मतलब उसकी बात ही गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल इज बिलोंग टू क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल है वो, उसमें नशा नहीं होता है, तो वो नॉन नार्कोटिक्स में जाएंगे। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो गलत है। मॉर्फिन एंड हीरोइन दे आर बिलोंग टू नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नहीं,
morphine and they are narcotic, they are narcotic analgesic। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। BF3, अब ये अभी अभी मैंने आपको BF3 का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था, विच इज ट्रायगोनल। अगर थोड़ा सा भी क्लास में ध्यान दिया होगा। कैसा था? ऐसा था। ट्रायगोनल, प्लेनर, ठीक है। अब वो कह रहा है BF3, क्वेश्चन को पढ़ लो। कह रहा है BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या कह रहा है? BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल होंगे? तो BF3 है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 + 3/2, तो कितना हो गया? 6/2 विच इज 3। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास है वो 3 है। क्लियर है? 3 उसके बॉन्ड बने हुए थे, हाँ या ना? और बोरॉन कितना होता है? 2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन इज 5, 2, 3। तो 3 + 3/2 इज 6/2 विच इज 3। तो अब उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक पेयर में कितने होते हैं? 2। तो हमारे पास 2 आंसर्स बचे, 6 और 6। ये तो गया। अब BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? BF3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। एक बार केमिकल बॉन्डिंग को क्विक रिवीजन पे रखना, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन 2021 के हैं, बहुत इजीली उसने पूछे हुए हैं। कॉन्फर्मर ऑर्गेनिक क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कहता है डायहाइड्रल एंगल, क्या बोला उसने? जो डायहाइड्रल एंगल है ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर ऑफ इथेन इज कितना होता है? जो डायहाइड्रल एंगल होता है वो कितना होता है इथेन का? तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम बनाएंगे। एक तो ये कॉन्फर्मर होता है जो कि इक्लिप्स्ड होता है। क्या होता है? इक्लिप्स्ड होता है। दूसरी फॉर्म क्या कहलाती है? दूसरी फॉर्म कहलाती है स्ट्रैगर्ड फॉर्म। कौन सी? ये होती है आपकी स्टैगर्ड फॉर्म। एक इक्लिप्स फॉर्म होती है कॉन्फर्मर में एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है। लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि इसका डायहाइड्रल एंगल 0 होता है, इस वजह से ये लीस्ट स्टेबल होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, सर डायहेड्रल एंगल क्या होता है? और ये अगर मैं इसकी बात करूं स्टैगर्ड फॉर्म की, अगर मैं स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूं तो ये मोस्ट स्टेबल होता है और इसके बीच का डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री होता है। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। डायहाइड्रल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो डायहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर पूछा था उसने। क्या पूछा था? लीस्ट स्टेबल, ना कि हाईली स्टेबल। आंसर इज सी। यहां क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, उनके लिए है जो पूरी तैयारी कर कर बैठ चुके हैं और एक क्विक ढूंढ रहे हैं कि क्विक कैसे हम लास्ट ईयर का पूरा सॉल्व कर सकें, जितने भी लास्ट ईयर में आ रखे हैं उनके लिए ये है। ये जो अब ड्रॉप लेने वाले हैं, जो ड्रॉप ले हैं, उनके लिए नहीं है।
लेकिन देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह लगाया जा रहा है, क्वेश्चंस में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करनी है हमको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ग्राफ देख रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बॉयल्स लॉ का ग्राफ बताना है। अब उसके लिए आपको ग्राफ पता होने चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो इतना तो पता होना चाहिए कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। क्या बोला मैंने? प्रेशर एंड वॉल्यूम इज बॉयल्स लॉ में प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड। अगर इनवर्सली रिलेटेड है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो गया ये और एक तो गया ये। इनवर्स वाले ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। अब इनवर्स वाले ग्राफ हमारे पास सिर्फ दो हैं। अब दो हमारे पास ग्राफ हैं, एक में 600 केल्विन, 400 केल्विन, 200 केल्विन है, ठीक, और एक में 200 केल्विन, 400 केल्विन एंड 600 केल्विन है। क्लियर? तो ज्यादा किसका? क्या पूछा था उसने? सी इज द आंसर। 600 केल्विन, 400 केल्विन, 200 केल्विन, ना कि 600 केल्विन टू 400 केल्विन। 200 बढ़ता है ना कि घटता है? देख लो एक बार, ये रहा 600, 400, 200 बढ़ता है ना कि घटता है टेम्परेचर। उसने यही बोला था हमको, एट डिफरेंट टेम्परेचर बढ़ता है ना कि घटता है। क्वेश्चन पढ़ो। टिंडल इफेक्ट कहां से आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है सरफेस, हाँ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए सही स्टेटमेंट क्या है? कौन सा सॉल्यूशन दिखाता है? अभी अगर नहीं पता तो बता देता हूं। टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है। कौन सा दिखाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है। और इसमें से कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये हमारे आज 25 क्वेश्चंस लगे हैं एक घंटे में। 25 क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2 25 क्वेश्चंस होंगे। नीट 2021 का ये पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री का। सेकंड वीडियो जो अब आएगी इसके बाद वो होगी क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक, मतलब हमने टोटल 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 50 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। फिफ्टी क्वेश्चंस टोटल लगेंगे, जिसमें अभी हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को लगा लिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। बाकी के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हमारी अगली वीडियो जो आएगी उसमें आएंगे। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहें। ऐसे ही 2021 के बाद 20 पीछे 2019, 18, 17 कोशिश करूंगा जितने ज्यादा सॉल्व कर सकूं नीट वालों के लिए। ठीक है, कोशिश ये भी रहेगी कि जेई का भी कर सकें, बट अभी हमारा फोकस सारा का सारा नीट स्टूडेंट्स के ऊपर है। थैंक यू सो मच समीर सर के साथ ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। इसी तरीके से इससे भी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारे बच्चे सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, तो अभी उनके पास बहुत टाइम है, पूरा साल है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन करवा सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी वो सॉल्यूशन चैप्टर पे पूरा फोकस कर रहे हैं। बहुत जल्द हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।